Patna High Court computer operator cum typist aspirants, you are all welcome. Let us get started. August. August means गरिमा में सिनोनिम खोजना है. इरेवरेंस अनादर को कहते हैं, ग्लोरियस महिमामय को कहते हैं. दोनों के अर्थ समानांतर है. बी करेक्ट आंसर चॉइस है. इंक्रीमेंट बढ़ोतरी है. एक्सेलेंस उत्कृष्ट प्रदर्शन है. नेक्स्ट, लिम्पिड मीन्स क्लियर स्पष्ट. सी ल्यूसिड का भी वही अर्थ है. ऑब्सक्योर अस्पष्ट, सटल नाजुक, वेग अस्पष्ट. कंसीट मीन्स घमंड. एरोगेंट घमंड. कंसीट मीन्स घमंड. एरोगेंस मीन्स भी घमंड. डी करेक्ट आंसर चॉइस होगा. टेंटेटिव अस्थाई, इंफीरियर निम्न कोटि का, डिफिडेंट यानी कि हिचकिचाने वाला. डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट, डिफरेंस मीन्स आदर. डिसरिगार्ड इसका विपरीत है, नहीं होगा. डिजॉनर इसका विपरीत है, अनादर नहीं होगा. कॉम्प्लिकेशन जटिलता नहीं होगा. कंप्लायंस होगा. बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. डिफरेंस कंप्लायंस, नियमों का पालन. नेक्स्ट, क्लैंडस्टाइन मीन्स चुप चोरी. इसका विपरीत खोजना है, नोन जाना पहचाना. प्राइवेट निजी नहीं होगा. स्नीकी चुप चोरी, इलिसिट अवैध. नोन इज द करेक्ट आंसर चॉइस. सरप्टियस मीन्स चुप चोरी आहिस्ते से. इसका विपरीत होगा ओपन खुला हुआ. डी इज द करेक्ट आंसर. स्लो धीमा, सीक्रेट रहस्यमय, लेजी सुस्त नहीं होगा. नेक्स्ट, मरोस मीन्स उदास निराश. ओके. मॉर्नफुल. ओके. एंटोनिम खोजना है आपको. ओके. तो चीयरफुल होगा, चीयरफुल होगा, उत्साहित. ओके. ग्लूमी नहीं होगा, सलन निराश नहीं होगा, खिन्न मॉर्नफुल, शोकाकुल नहीं होगा. नेक्स्ट, पट्रीफाई का अर्थ है कि निराश हो जाना किसी. ओके. डिस्ट्रॉय बर्बाद करना. कंटैमिनेट दूषित करना नहीं होगा. डिकम्पोज सड़ना नहीं होगा. फ्रेशन तरोताजा करना पट्रीफाई का विपरीत होगा. सी होगा. नेक्स्ट, बैड ब्लड में शत्रुता. ए करेक्ट आंसर चॉइस होगा. एनमिटी का अर्थ भी शत्रुता है. अफिनिटी लगाव नहीं होगा. राइवलरी प्रतिद्वंदिता नहीं होगा. इम्प्योर ब्लड भी नहीं होगा. नेक्स्ट, पास द बक का अर्थ है किसी पे किसी व्यक्ति को पे अपना दोष थोप देना. ब्लेमिंग अनदर पर्सन. सी करेक्ट आंसर चॉइस है. नेक्स्ट, आउट ऑफ द ब्लू का अर्थ है जो आशा के विपरीत हो, अनएक्सपेक्टेडली. बी करेक्ट आंसर चॉइस होगा. नेक्स्ट, इनसु का अर्थ है कठिनाई में, इन ट्रबल. डी सही उत्तर होगा. नेक्स्ट, द मर्डर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर. किसी एक समुदाय समूह के लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहते हैं. ओके. ये सी होगा. ओके. नेक्स्ट वन, जेरोंटोसाइड बूढ़े आदमी की हत्या को कहते हैं. राजा की हत्या को रेजिसाइड और संबंधी की हत्या को पैरासाइड कहते हैं. नेक्स्ट, 14, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट को एंटोमोलॉजी कहते हैं. ये माइक्रोबायोलॉजी नहीं होगा. एंथ्रोपोलॉजी मानव अध्ययन, इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन. नेक्स्ट, लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम समय के लिए होता है उसे एफेमरल कहते हैं. ओके. इटर्नल शाश्वत होता है. ब्लास्फेमी ईश निंदा है. क्रोनोलॉजी घटनाक्रम है, नहीं होगा. बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. परसिवरेंस. PRACVERANC. शुद्ध शुद्ध शुद्ध. ओके. ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस.
कैलेडोस्कोप में सी नहीं के का प्रयोग होता है। शुद्ध है, लेफ्टिनेंट भी शुद्ध है, ऑनोमाटोपिया भी शुद्ध है। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। ओके, नेक्स्ट, लिएजॉन, अपेंडेज, अल्यूजन, एडहेरेंस में ए नहीं ई का प्रयोग होता है। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, हेड इज द विंग्स ऑफ डक। अगर मेरे पास फाख्ते के पंख होते, ये हेड है, पास सिंपल है, जब V2 होता है तो इस साइड में वुड हैव अ प्लस V3 का प्रयोग होता है। अगर इस साइड में हेड प्लस V3 होता है तब यहाँ पर वुड हैव प्लस V3 होता है। अतः त्रुटि कहाँ है? हेड आई द विंग्स में त्रुटि है। हेड आई द विंग्स होगा। Next, it is well known to the bio students that the bacteria named Lactobacilli is found in curd. ये बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल है, अतः इसमें इस के स्थान पर आर का प्रयोग होना चाहिए। इस के स्थान पर आर का प्रयोग हुआ। बी में त्रुटि है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट। हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजधानी अपने अतीत से लेकर आज तक जो भी अर्जन किया उसे मेंटेन रखे हुए। शिक्षा तथ्यात्मक कंटेंट के साथ, एक्यूरेसी के साथ प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, आपके सामने पटना हाई कोर्ट, विशेषकर कोर्ट की क्षेत्र में अपनी दक्षता बड़ी भांति बनाए हुए है। पहला, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं कौन? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 धारा पर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसे CAG बोला जाता है। यह एक संवैधानिक पद है। यह एक संवैधानिक पद है। यह एक स्वायत्त शासी पद है। यह संवैधानिक भी है और स्वायत्त शासी भी है। यह भारत सरकार का आय और व्यय, सरकार का आय और व्यय की जांच करता है, अंकेक्षण करता है। आय और व्यय का अंकेक्षण करता है, ऑडिट करता है। इसका उत्तर क्या हो गया? राष्ट्रपति। और ये अपना रिपोर्ट अनुच्छेद 151 के आधार पर राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उसे चर्चा के लिए लोकसभा में रखवाते हैं और लोकसभा में लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसके रिपोर्ट की समीक्षा करता है। इसमें जो है प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। हाँ, क्योंकि मंत्री परिषद के सिफारिश से ही नियुक्ति करेंगे तो अप्रत्यक्ष संबंध तो रहेगा ही रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 37 क्या कहता है? कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इसे लागू नहीं कराएगा। यह सरकार की इच्छा शक्ति और उसके आर्थिक संसाधन पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था,
अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था अर्थात देश की विदेश नीति कैसी हो, विश्व स्तर पर किस प्रकार से हम मजबूत संघ का निर्माण कर सकें, उसके संबंध में। अनुच्छेद 32 ये तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का आत्मा से, हृदय और आत्मा से समझ किए। अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी जो स्वप्न था कि गांव में स्वराज आए, उस स्वराज के लिए अनुच्छेद 40 के तहत जल का प्रबंध है। प्राचीन चोल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 850 ईस्वी में विजयालय, 850 ईस्वी में विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की। अब मदुरई किसका था, मदुरई जो था वो पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई हुआ करता था। कावेरी पट्टनम जिसे पुहार भी कहा गया है, ये चोल का ही था। तो चोल काल का ये बंदरगाह है, चोल काल का प्रसिद्ध बंदरगाह है। चोल काल का यह जो है सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह में से एक है। उरैयूर जो है चोल काल का सूती वस्त्र के लिए फेमस था। तंजावुर जो है चोल की राजधानी हुआ करती थी। चोल वंश दक्षिण भारत में लगभग 400 वर्षों तक चोल का शासन रहा। चोल अपने स्थानीय स्वशासन के लिए चोल साम्राज्य याद किया जाता है। नीचे दिए गए दिल्ली सुल्तानों के वंशों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो, दिल्ली में जो रहा 1526 तक, चलिए शुरू से लिखिए। ये 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक यहाँ जो शासन रहा उसे इतिहास के पन्नों पर दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसमें 1206 से लेकर 1290 तक जो रहा उसे कहा गया गुलाम वंश। ठीक है, 1290 से लेकर 1320 तक जो वंश रहा उसे कहा गया खिलजी वंश। 1320 से 1414 तक जो वंश रहा उसे कहा गया तुगलक वंश। 1414 से लेकर 1451 तक जो वंश रहा उसे बोला गया सैयद वंश। और 1451 से 1526 तक जो रहा उसे कहा गया लोदी वंश। चलिए, 5 राजवंश से, तो नंबर 1 क्या करना है, गुलाम वंश। नंबर 2 खिलजी वंश। नंबर 3 तुगलक वंश। नंबर 4 अर्थात क्या करना है, 4 1 2 3, 4 1 4 1 2 3। जब पूरी तरह देखिए एकदम स्पष्ट हो गया कब से कब तक रहा। तो 5 राजवंश का जब ईस्वी सन के साथ आपको उसका कार्यकाल ज्ञात है, उत्तर देने में कदापि कठिनाई नहीं हो। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन किसका क्रियाकलाप कहलाता है, प्राकृतिक क्रिया, जिसे हम सीधे प्रकृति से, नेचर से प्राप्त करते हैं, अर्थात कृषि।
वानिकी, पशुपालन, खनन, ये सभी जो होता है प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। तो प्राथमिक, जिसे हम सीधे नेचर से प्राप्त करते हैं उसे प्राथमिक क्रिया, और नेचर से जो प्राप्त हुआ उसको हम उसमें रूप बदलकर उसमें नई प्रकार की उपयोगिता सृजन कर देते हैं। अब कृषि से प्राप्त हुआ, चलिए कपास, ये कृषि से प्राप्त हुआ और कपास से हम लोग कपड़ा को बदल दिया। खनन से प्राप्त हुआ कोयला, कोयला से हमने उसे ऊर्जा बिजली के रूप में बदल दिया। ये हो गया द्वितीयक क्षेत्र, तो यह आंसर। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आया, अब इसे बोलते हैं सेवा। इसमें कोयला का निकाले और परिवहन के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाए। बैंक, जहां कैसे धन कहां से प्राप्त करें तो बैंक इसमें रखा गया। तो इसमें जो है तो पूरे क्षेत्र को तकनीकी क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जैसे जैसे कोई भी राष्ट्र विकास करता है, डेवलप करता है, तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान जीडीपी में घटता है और सेकेंडरी एवं टर्शियरी क्षेत्र का योगदान में वृद्धि होती है। प्राइमरी सेक्टर का योगदान घटता है और सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्र का योगदान में वृद्धि होती है। इसे तीन भागों, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इसे तीन भागों में बांटा गया है। मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग क्या कहते हैं? हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती तो मांग में कमी आएगी। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी आएगी। तो मांग में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी तो मांग में, यही नियम है। अर्थात अब किसी वस्तु की मांग क्यों करते हैं? एक तो आपकी आवश्यकता पर आधारित है, दूसरा है आपके पॉकेट में प्रभावी मांग उसे कहते हैं। वहां पर क्या शब्द होता है? प्रभावी मांग। तो किसी वस्तु की मांग आप तब करते हैं जब आपके पॉकेट उसके लिए तैयार होता है। तो उपभोक्ता की, विक्रेता की प्राथमिकता बेचना चाहे करता है कुल सामान बिक जाए, लेकिन वहां तो है कि उपभोक्ता जो कस्टमर है उसकी क्या प्राथमिकता है? क्या वो उस वस्तु को क्रय करने की चाहत रखता है? पूर्तिकार, सप्लायर तो चाहेगा भाई हमें जितना सामान बना है हमारा सब सामान बिक जाए। तो सप्लायर की प्राथमिकता पर मांग तय नहीं होती है, निर्माता की प्राथमिकता पर तय नहीं होती है। वो तय किस पर होता है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। विक्रेता तो चाहता है, विक्रेता, ये तो तीनों पूर्तिकार, निर्माता, ये तीनों मांग और पूर्ति, ये तो तीनों जो है पूर्ति पक्ष है, ये मांग पक्ष है। मांग और पूर्ति, ये तीनों तो पूर्ति पक्ष है। ये तो बाजार में सप्लायर के रूप में है। लेकिन कस्टमर क्या मांग करेगा, कस्टमर की मांग पर निर्भर करता है। बेहतर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमालय का। अब देखो सह्याद्री, सह्याद्री किसको कहते हैं? ये पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। अब हिमालय के क्षेत्र में आइए, सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद जो होता है उसे हिमाद्री या बृहत हिमालय, बृहत हिमालय कहते हैं। तीसरा जो क्षेत्र होता है उसे लघु या मध्य या हिमाचल
नाम क्या है? असम हिमालय किसको कहते हैं? तो असम हिमालय जो होता है वो तीस्ता नदी, तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे असम हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के जो बीच का भूभाग है उसे असम हिमालय कहते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार का मुख, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच, इसे क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी को बोलते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ज्वालामुखी होता है। अब तो यहाँ पर केंद्र और अधिकेंद्र है, ये भूकंप के क्षेत्र में आता है। ये हुआ पृथ्वी, जहां से भूकंप की शुरुआत होती है और जहां सबसे पहले उसे महसूस करते हैं। तो क्रेटर, ज्वालामुखी के कीप के आकार का, कप के आकार का जो मुख होता है जिससे लावा मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। विशाल क्रेटर को कालडेरा, विशाल क्रेटर को कालडेरा कहते हैं, विशाल क्रेटर को कालडेरा कहते हैं। तो क्रेटर और कालडेरा। किसी विद्युत अपघट की असंलग्नता के स्तर किस पर निर्भर करती है? विद्युत अपघट की असंलग्नता वो क्या होती है? वो तनुता। आप बल्ब में देखते हैं या जो आप फ्यूज लगाते हैं तो वह जो है सो क्या होता है, उसको तनुता, अर्थात कब वह जल्दी से टूट जाए ताकि आपका बिजली का नुकसान होने से बच जाए। उसे फैराडे के नियम के आधार पर काम करता है, फैराडे का नियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल अक्सर हाँ देखते हैं क्या, जब कोई व्यक्ति उसका ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसे क्लोरोफिल सुंघाया जाता है तो उसमें मैग्नीशियम होता है ताकि वह व्यक्ति, अब लोहा तो आपके शरीर में जस्ता, शरीर में कोबाल्ट जो है वो भी शरीर के अंग के रूप में पाए जाते हैं। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा क्या होती है? जब आप बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तो वायुमंडल से, विशेषकर जीवाश्म ईंधन को जब प्रयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन को प्रयोग में लाते हैं, कोयला जलाने से, पेट्रोलियम जलाने से जो गाड़ी मोटर से जो धुआं निकलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड के माध्यम से जो वर्षा होती, अम्लीय वर्षा होती है, जहां पर ताप विद्युत का क्षेत्र हो, जहां बड़े पैमाने पर गाड़ी मोटर, वहां पर इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। अकबर ने बिहार के मुगल साम्राज्य की प्रांत बनने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? अकबर का जो शासन काल है कब से कब? अकबर का शासन काल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन काल, लगभग 50 वर्ष तक अकबर ने शासन किया। तो मुनीम खां जो थे वो अकबर का प्रथम संरक्षक, अकबर का प्रथम संरक्षक मुनीम खां थे। आजम खां अकबर का चलिए महत्वपूर्ण दरबारी में शामिल थे। राजा मानसिंह जो कि अकबर का नवरत्न में भी शामिल था, नवरत्न में शामिल था। अकबर का सेनापति भी रह चुका था। निम्न में कौन सुनित नहीं है? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व शांति दिवस और विश्व रंगमंच दिवस। ऐसी बात, तो यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने है और इस दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ना। तो 2 सितंबर को जो होता है विश्व शांति दिवस मनाते हैं, 2 सितंबर को। और 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 27 है विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं।
अर्थात ये तीनों सही है, लेकिन ये क्या है, ये गलत हो जाता है। तो विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं और 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये दोनों स्पष्ट कर दिया गया। जल जीवन मिशन कहता था हर घर जल पहुंच वाला 100वां जिला। देखिए उस वक्त का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उस वक्त का ये करंट अफेयर्स का। तो पहला जिला जो था वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर वो पहला जिला था। लेकिन ये पूछ रहा है 100वां जिला, तो 100वां जिला है चंबा, हिमाचल प्रदेश, जहां प्रत्येक घर में, हर घर में नल जल की सुविधा हो चुकी थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2002 का कार्यक्रम कहाँ हुआ, तो इस कार्यक्रम की शुरू कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। इसमें शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा प्राप्त हुआ था। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का इसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था, फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से आपका ये तमाम सेट जो है सो पूरा हो चुका होता है। पुनः अगले दिन इसे, और इसमें तो चूंकि कोई विकल्प का कुछ है नहीं, पंजी में जब भी होती है तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जब भी होता है तो पणजी में होता है। बंगलोर को सिल्क सिटी के नाम से, बंगलोर को सिल्क सिटी के नाम से। तो आज की सेवा को समाप्त करते हैं। तो प्रश्न की संख्या भले कम हो, लेकिन हर प्रश्न अपने आप में अहमियत रखता है, हर एक अंक की अहमियत होती है और निश्चित सफलता के लिए। ये था छोटा पाठ है, कभी कभी देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, तो कभी कभी खतरनाक हो जाता है। इसलिए विद्यार्थीगण हर पॉइंट को बेहतर बारीकी के साथ समझकर बनाना है और किसी पाठ को छोड़ना नहीं है, हर पाठ को मजबूत करना है। ठीक है, धन्यवाद। गुड इवनिंग एस्पिरेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम मॉक टेस्ट 8 जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करवाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कौन सा हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ठीक है, तो नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, गूगल मेरा क्या है एक वेबसाइट है, सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ये भी नहीं, नॉर्टन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, यानी कि जो मेरा कंपोनेंट नहीं है उसका? प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये मदरबोर्ड नहीं है, इसको पेरिफेरल डिवाइस नहीं कह सकते हैं। ये हमारा एक बोर्ड है जिसमें कि डिफरेंट क्या रहता है, कंपोनेंट्स उसमें रिसाइड किया हुआ, प्रोसेसर है, रैम है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। तो आपका कौन सा यूनिक हो गया? ये हो गया मदरबोर्ड। ये तो रहता है, इसको हटा दीजिए। प्रिंटर तो है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है। इसमें पूछा है नहीं, तो नहीं में मदरबोर्ड। इनमें से कौन सा नेटवर्क संपूर्ण देश यानी कि बृहद रूप में ये बड़ा नेटवर्क बनाता है? वो है हमारा क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन हमारा पर्सनल के लिए है तो नहीं होगा, लैन लोकल एरिया के लिए नहीं होगा, वैन होगा वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया ये भी नहीं होगा, आंसर होगा वैन। एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है शॉर्टकट की, ठीक है। अब पहला है F2। F2 का मेन काम क्या है? एक्टिव सेल को क्या करना, एक्टिव सेल को एडिट मोड में क्या करना, लाया जाता है। एक एक्टिव मोड में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F2। तो F2 तो मेरा कट गया, ठीक है। नेक्स्ट है F4। F4 का क्या है? ये हमारा F4 किसके लिए होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए, AS के लिए यूज होता है, FAR के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये भी कट गया।
अब F8 का क्या है, जब एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड चालू करना होगा तो वैसा स्थिति में हम कौन सा फंक्शन की का यूज करेंगे, F8 का। तो F8 भी इस कैटेगरी में नहीं आता है। अब रहा F11, यही है जो एक्सेल में सेलेक्टेड किए हुए सेल रेंज को एक चार्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये शॉर्टकट, वो है मेरा F11। इनमें से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य यानी कॉमर्शियल व्यू के लिए, कॉमर्शियल व्यू के लिए .com का यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये गलत है, एजुकेशन के लिए ये, नेटवर्किंग के लिए ये है, ठीक है। नेटवर्किंग साइट्स के लिए यूज करते हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये मेरा सब तीनों गलत है। .com जो कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज होता है। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने के लिए इसको क्या कहा जाता है, सर्फिंग कहा जाता है, ठीक है, सर्फिंग कहा जाता है, ब्राउजिंग कहा जाता है, कुछ यही सब कहा जाता है ना। डाउनलोडिंग तो नहीं है, यानी कि डेटा को स्टोर करवाना पीसी में। ब्राउजिंग है, एकदम है। अपलोडिंग, डेटा को किसी दूसरे जगह भेजना। अटैचमेंट यानी कि उसके साथ जोड़ना, ये भी नहीं है। ये हमारा कहलाता है ब्राउजिंग, चाहे सर्फिंग, इसको कोई भी कर सकते हैं। इंटरनेट की का बीज बोने वाला पहला, सबसे पहले क्या हुआ, ARPANET आया ना, उसके बाद कौन सा आया, NSF नेट आया, ये सब आया ना, सब सीक्वेंस में आया, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट आया, तो सबसे पहला बीज कौन सा है, ARPANET। VNet नहीं है, NSF नेट नहीं है, तो ये दोनों नहीं, तो ए और बी कहां से आएगा। अनडू करने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, Ctrl+Z, Ctrl+C फॉर कॉपी हो जाता है, Ctrl+X कट हो जाता है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर आ गया तो इनमें से कोई नहीं तो हटेगा, Ctrl+Z होता है। डैश एक भौतिक मशीन से दूसरे में आभासी छवि के प्रयास को सक्षम बनाता है, ठीक है। पहला है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल मशीन है, एक फिजिकल मशीन पे आप वर्चुअल मशीन जो बनाते हैं उसका जो टेक्निक यूज करते हैं वो हमारा कौन सा हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया। तो वर्चुअलाइजेशन नहीं होगा इस क्वेश्चन के अनुसार से, वर्चुअलाइजेशन दो बार लिखा गया तो ये भी नहीं होगा। अब माइग्रेशन, माइग्रेशन ही है ना, जो एक भौतिक मशीन से दूसरे में आभासी छवि के प्रवास को सक्षम बनाता है, उसको कहलाता है माइग्रेशन। वर्चुअल ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इससे रिलेटेड तो ये है ही नहीं, यानी कि हमको वर्चुअली किसी को भी ट्रांसफर करवाना, डेटा ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, व्हाटएवर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वन, तो ये तो होगा नहीं। आंसर हमारा क्या हो गया, माइग्रेशन। कंप्यूटर कार्य करता है किस प्रणाली पे, कंप्यूटर किस पे करता है, बाइनरी पे करता है ना, 0 और 1 पे करता है। बाइनरी ऑक्टल पे नहीं करता है, डेसिमल पे भी नहीं, हेक्साडेसिमल पे भी नहीं। फाइल मेनू में सेव एज विकल्प पर क्लिक करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स आता है, जब आपने फाइल अगर सेव एज किया तो कौन सा, तो ऊपर में देखिएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, कौन सा, सेव एज। सेव नहीं होता है, सेव फाइल भी नहीं, सेव एज। देखिए याद रखिए, जब आप फाइल सेव भी करते हैं तो सेव एज आता है, फाइल सेव एज भी करते हैं तो सेव एज आता है, ठीक है। तो आंसर आपका सेव एज। डैश बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए लेजर टेक्निक, यहां पे लेजर टेक्निक तो फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क से नहीं है। सीडी रोम, हार्ड डिस्क तो मैग्नेटिक से है, तो हटा दीजिए। ईडी प्रोम तो कोई आज के समय में आया ही नहीं है, ये तो गलत है, ये कोई चॉइस ही नहीं होना चाहिए। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, यही ना है लेजर टेक्निक का यूज करता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सीडी रोम, ठीक है। एडवैक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यही ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यही है। इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है, इरेज नहीं है, एफिशिएंट ये भी नहीं है, यानी कि आंसर मेरा क्या हो गया, ए हो गया। लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम, ये हमारा इनमें से किस प्रकार का है? तो आप सब देखिएगा, ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स है। इंपैक्ट प्रिंटर्स में आवाज आती है और नॉन इंपैक्ट में यस नॉइजलेस होता है, आवाज नहीं आती। इसमें लेजर आ जाता है, आपका इंकजेट आ जाता है, ठीक है। तो ये फोटोकॉपी मशीन के लिए नहीं, प्रिंटरों के लिए एकदम, स्कैनर के लिए नहीं, प्लॉटर्स के लिए नहीं, ठीक है। ये सब हमारा टाइप्स ऑफ प्रिंटर है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड पे देखिएगा एक्सपेंशन स्लॉट है। एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड, इंटरनल कार्ड ऐड करने के लिए एकदम, स्पेस बनाने के लिए नहीं, मदरबोर्ड को पकड़ने के लिए नहीं, हैंडलिंग के लिए नहीं, उपयोग सभी नहीं। इसमें से दो गलत है, तो कैसे होगा ये मेन है क्या, इंटरनल कार्ड एंड कार्ड ऐड करने के लिए। एक्सपेंशन स्लॉट देखिएगा उसमें, जिसमें कार्ड ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो आई होप दिस 15 क्वेश्चंस विल हेल्प यू अ लॉट, यस, फॉर योर कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एग्जाम। ओके, थैंक यू।